हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल अमिका जिनस। आज की इस वीडियो में एक स्पेशल लेक्चर है हमारा। ये इसमें बात कर रहे हैं ऑर्डर 22 सीपीसी। इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें इसमें कि हम क्या बात करेंगे इसमें इस टॉपिक में, तो हम रूल्स को डिस्कस करेंगे जो कि ऑर्डर 22 के अंदर दिए गए हैं। डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टी, कि अगर पार्टी की डेथ हो जाती है, पार्टी की मैरिज हो जाती है, पार्टी अगर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उस रिगार्डिंग में हम सीपीसी में हमारे पास क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं हम ये देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। अब रूल नंबर 1 हमें कहता है कि इफ़ राइट टू सू सर्वाइव देन देर इज़ नो अबेटमेंट ऑफ द सूट। सीधी सी बात यह है कि अगर किसी पर्सन का राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है तो वो जो सूट है वो अबेट नहीं होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है, अब देखिए, पहली बात ये लेके चलो, एक पार्टी है, ठीक है, और एक बी पार्टी है। अब बी पार्टी की डेथ हो चुकी है, ठीक है। अब ए जो पार्टी है, क्या इसका राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा? अगर इन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो ब्रीच हुआ है, जिसके कारण ये कोर्ट में पहुंचे हैं, अगर तो वो है पर्सनल, ठीक है, फिर तो ऐसा नहीं होगा, फिर तो राइट टू सू सर्वाइव नहीं करेगा। अगर है कमर्शियल, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये सूट जो है वो राइट टू सू यहाँ पर सर्वाइव करेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए का मैं आपको बता देता हूँ। ए है हमारे पास और एक है बी, ठीक है। अब इन दोनों का चल रहा है डाइवोर्स की बात। अब बी की हो जाती है डेथ, तो ये क्या डाइवोर्स इसके भाइयों से लेगा? मान लीजिए बी वाइफ थी, तो ए क्या इसके भाई से डाइवोर्स लेगा? नहीं ना, ये तो बात यहाँ पे ख़त्म हो गई बिल्कुल ही। ऑन दी अदर हैंड, अब यहाँ पर ये देखिए आप कि एक ए है, ठीक है, एक बी है। बी ने रेंट देना था, कितना? 20,000 लगा लीजिए, ठीक है, 20,000 रुपये रेंट देना था। तो ए ने इसको सू कर दिया कि भाई मेरा रेंट नहीं दे रहा, ड्यू था जो, ठीक है। अब इन बिटवीन बी की हो जाती है डेथ, तो अब ए यहाँ पे क्या करेगा? ए जो बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको सू करेगा, उनको पार्टी बनाएगा। यहाँ पर राइट टू सू जो है वो सर्वाइव कर रहा है, इसलिए केस जो है वो बंद नहीं हुआ, अबेट नहीं हुआ। ठीक है, ये था रूल नंबर 1, ये आपको पता लग गया। ठीक है, ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल की बात करें कि ए और बी का मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, ठीक है, ए और बी का क्या है? प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। अब यहाँ पर ए और बी का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, बी तो मर गया, ठीक है, डेथ होगी बी की, तो अब बी ए क्या करेगा, किसको सू करेगा? बी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको सू करेगा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा आई थिंक, है ना। रूल नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। रूल नंबर 2 सीधी सी बात बताता है, इफ एनी प्लांटिफ और डिफेंडेंट डाइज द राइट टू सू सर्वाइव देन ऑल अदर प्लांटिस और डिफेंडेंट शैल प्रोसीड। इसमें तो कोई अलग बात नहीं है। इसमें कहता है कि अगर कोई प्लांटिफ, देखो हमारे पास दो केस बनते हैं, पहले हम इस केस की बात करते हैं जिसमें हमारे पास डिफेंडेंट है, ठीक है। सो इसमें डिफेंडेंट हमारे पास एक है और प्लांटिफ हमारे 4 थे, ठीक है। अब एक प्लांटिफ हमारा मान लीजिए P3 था जिसकी डेथ हो चुकी है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? राइट टू सू सर्वाइव्स देन ऑल प्लांटिफ एंड डिफेंडेंट शैल प्रोसीड। अब अगर P3 के मरने के बाद भी P1 P2 P4 का राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है तो ये प्रोसीड करेंगे, इसमें तो कोई अलग बात नहीं है। ठीक, अगर इस बात की बात करें जहाँ पे एक प्लांटिफ है लेकिन डिफेंडेंट 4 है या फिर उससे भी ज़्यादा हैं, ठीक है, 4 मैंने एग्जांपल के लिए लिए हैं, या फिर ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भी 4 ही होने चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए किसी की भी मान लो D2 की डेथ होगी, ठीक है। अब अगर फिर भी P का मतलब प्लांटिफ का राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो अबेट हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है कि सपोज कि हमारे पास 4 प्लांटिफ हैं जिन्होंने मिलके एक के ऊपर केस कर दिया, डिफेंडेंट के ऊपर। अब एक या दो प्लांटिफ की डेथ हो गई, मान लीजिए कि P2 की डेथ हो गई और P4 की डेथ हो गई, सपोज करना है, ओनली सपोज, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने P1 P3 लिया है, यहाँ पे P1 P3 ही ले लेते हैं, ठीक है।
तो मान लीजिए कि P1 और P3 की डेथ हो गई है और राइट टू सू सर्वाइव नहीं कर रहा, ठीक है। अब राइट टू सू सर्वाइव नहीं कर रहा किसका, P2 का और P4 का, ओके। तो जो जिंदा है कौन कौन, P2 और P4 वो जिंदा है, वो एप्लीकेशन लगाएंगे कोर्ट में, किसके लिए, कि भाई P1 का और P3 के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर, ठीक है। वो ऐड कर लेंगे एप्लीकेशन के द्वारा, इतना सा सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। एक तो ये हो गया। यहाँ पे अगर राइट टू सू सर्वाइव कर रहा होता तब भी वो एक एप्लीकेशन लगाते और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऐड करवा सकते थे। इसके अंदर एक बात ये है कि जिस दिन P1 की और P3 की, जो हमने मतलब जो भी एग्जांपल में लिए थे, उनकी डेथ हो जाती है, उस दिन से लेके अगले 90 डेज तक, अगले फर्दर 90 डेज तक जो जिंदा है प्लांटिफ, उनके पास टाइम है कि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऐड करवाएं। 90 डेज उसका टाइम पीरियड है, ठीक है। 90 डेज तक अगर वो उन 90 डेज में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऐड ऑन नहीं करवा पाते हैं, सपोज वो फेल हो जाते हैं, तो उनके पास फर्दर 60 डेज का टाइम है जो कि कोर्ट उनको देता है। क्यों, एक सफिशिएंट रीज़न होना चाहिए उसके बाद भी, ठीक है। सपोज़ ये भी कंडीशन नहीं होती है, ये भी लागू नहीं हो रही है कि 60 डेज में भी वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो उसके बाद जो है सेक्शन 5 है हमारे पास लिमिटेशन एक्ट का, किसका, लिमिटेशन एक्ट का। वो क्या कहता है, कंडोलेसेंस ऑफ डिले, वो कंडोलेसेंस ऑफ डिले बताएंगे उसके अंदर, कोर्ट को सही लगेगा तो उसके अंदर ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऐड ऑन करवा सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमारे पास यही कहता है कि अगर एक प्लांटिफ है और ज़्यादा डिफेंडेंट हैं और उसमें से किसी की एक या दो की डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है, मान लीजिए D2 की डेथ हो गई है और राइट टू सू सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो वही बात है कि एप्लीकेशन देके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऐड ऑन करवा लेंगे, और राइट टू सू अगर सर्वाइव नहीं कर रहा है तब भी वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऐड करवा लेंगे, ठीक है। उनके पास 90 डेज का टाइम है आफ्टर डेथ, और अगर उसमें भी नहीं करते हैं तो 60 डेज फर्दर दे देते हैं कोर्ट, अगर फिर नहीं होता है तो सेक्शन 5 आ जाता है इसका, लिमिटेशन एक्ट का। इतना समझ में आ गया, हाँ जी आ गया, ठीक है। तो ये भी इजी था। रूल 4 क्लॉज 2 क्या कहता है, जो डिफेंस D2 लेता, D2 कौन था हमारा, डिफेंडेंट नंबर 2, डिफेंडेंट नंबर 2 पार्टी जो भी हमारे पास से डिफेंस लेती, वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव वैसे के वैसे ले लेंगे, ठीक। रूल 4 सब क्लॉज 3 कहता है कि अगर राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है और डिफेंडेंट की डेथ हो गई है, तो डिफेंडेंट का जो केस है वही अबैट होगा अगर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आते हैं। सपोज़ हमारे पास ये D2 है और इसकी हो गई डेथ, ठीक है। अब इसकी डेथ होने के बाद जो राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या ऐसे कहें कि है ही नहीं, तो जो D2 के पार्ट का जो केस है वही ख़त्म होगा, D1 D3 और D4 का सेम टू सेम चलता रहेगा, ठीक है। ये D2 वहाँ से निकल जाएगा क्योंकि इसकी तो डेथ हो गई है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ नहीं रहे हैं, तो क्या करेगा कोई, है ना। रूल 4 सब क्लॉज 4 कहता है कि प्लांटिफ को कोर्ट एग्जेम्प्ट भी कर सकता है कि आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर नहीं आ रहे हैं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। कब कह सकता है, तब कह सकते हैं अगर D1 D2 D3, जैसे मान लीजिए कि D4 की यहाँ पे डेथ हुई है डिफेंडेंट नंबर 4 की, तो जो डिफेंडेंट है तीनों, उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रखी है, लेकिन डिफेंडेंट नंबर 4 ने कभी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं की थी, ठीक है। अब एक और बात, अगर इसने मान लीजिए कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की भी है लेकिन ये कभी कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ, ठीक है, तो अगर ये अपीयर भी नहीं हुआ था तो तब भी जो कोर्ट है वो प्लांटिफ को कह सकते हैं कि रहने दीजिए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऐड ऑन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सॉरी ये ऐसे हो गया, ये ना रूल 4 है, सब क्लॉज 5 है, ठीक है। तो रूल 4 सब क्लॉज 5 व्हाट इट स्टेट्स, कहता है कि अगर प्लांटिफ जो है हमारा वो इग्नोरेंट है कि जो डिफेंडेंट नंबर कोई सा भी 1 2 3 4 में से सपोज 4 है और उसकी डेथ हो चुकी है, अब उसके पास 90 डेज का टाइम पीरियड है कि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऐड ऑन करवा सके, ठीक है। उसको पता ही नहीं है लेकिन
90 डेज क्रॉस हो चुके हैं। अब केस के जो अबेट के ऑर्डर आ गए हैं, ठीक है, लेकिन उसके पास अभी भी 60 डेज हैं कि वो उसको सेट असाइड करवा दे, लेकिन वो 60 डेज भी क्रॉस हो चुके हैं क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है। फिर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कंडोलेशन ऑफ डिले, वो इसका डिफेंस लेते हैं, लेकिन सूट तो चल पड़ेगा फर्दर, लेकिन अब वो क्या नहीं कर सकते, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऐड ऑन नहीं करवा सकते।